हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज रोहन सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइकलसन-मोरलेस एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो करते हैं स्टार्ट। ये समय था 1881 का, जब माइकलसन साहब ने ये वाला एक्सपेरिमेंट पहली बार किया था। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि आइंस्टीन साहब ने 1905 में दी थी ना, उससे पहले किया गया था ऑब्वियसली, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट से पहले फिजिक्स के बहुत सारे फिनोमिनाज आ चुके थे, जैसे कि इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये सब डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है। और इन सब के पीछे यही राज था कि जो लाइट होती है वो वेव की तरह ट्रेवल करती है। और हम लोग ये जानते हैं कि किसी वेव को प्रोपगेट होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। जैसे कि देखो, मैं बोल रहा हूं यहां पे खड़े होके, मेरे मुंह से एक साउंड की वेव निकली। अब इस वेव को प्रोपगेट होने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए होगा, जो कि है एयर। सही बात है कि नहीं? यही चीज सोची हमारे माइकलसन साहब ने। उन्होंने सोचा कि यार, सूरज से हमारी लाइट निकल रही है और अर्थ तक पहुंच रही है, तो उन दोनों के बीच में कोई ना कोई मीडियम तो होना चाहिए जिसकी वजह से हमारी लाइट की वेव ट्रेवल यानी कि प्रोपगेट हो सके। सही बात है कि नहीं? उस मीडियम को नाम दिया था इन्होंने ल्यूमिनिफेरस ईथर, जिसको मैं आगे सिर्फ ईथर के नाम से बोलूंगा, पुकारूंगा, ठीक है। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज इन्होंने बताई थी। वो प्रॉपर्टी थी कि ये जो मीडियम होता है वो परफेक्टली ट्रांसपेरेंट होता है, इसकी डेंसिटी जीरो होती है, जिसकी वजह से हम इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज थी इनकी, ठीक है। तो इनका पहला असम्पशन तो यही था कि एक ईथर एग्जिस्ट करता है पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है। अब इन्होंने अज्यूम तो कर लिया ये वाली चीज, अब इसको प्रूफ भी करना था। इस चीज को प्रूफ करने के लिए माइकलसन साहब ने ये वाले एक्सपेरिमेंट की मदद ली थी, ठीक है। तो पहला असम्पशन हमें मालूम पड़ गया। दूसरा असम्पशन क्या था इनका? दूसरा असम्पशन इनका ये था कि जो ईथर है ना, वो सन के रेस्पेक्ट में रुका हुआ है, ठीक है। यानी कि हम जानते हैं कि अर्थ जो होता है सन के अक्रॉस, सन के चारों तरफ इलेक्ट्रिकल पाथ में 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करता है, ठीक है। और अब हम ये कह सकते हैं कि अर्थ जो है 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू ईथर, क्योंकि हम अभी अज्यूम कर चुके हैं कि ईथर सन के रेस्पेक्ट में रुका हुआ है। ये इनका सेकंड असम्पशन है। ये असम्पशन क्यों लिया गया, इसका आंसर आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा, तो एंड तक देखिएगा वीडियो को, ठीक है। और इनका थर्ड वाला जो असम्पशन है कुछ इस प्रकार है कि जिस दौरान हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं ना, उस समय के लिए सन को इन्होंने रुका हुआ माना था। आप कहोगे कि सन तो रुका हुआ होता ही है, अर्थ उसके चारों तरफ घूमता है, माना मैंने, बट अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व भी तो करता है। तो उसकी रिवॉल्यूशन वेलोसिटी और कह सकते हैं उसकी स्पिनिंग वाली वेलोसिटी को इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों करा? क्योंकि वो वाली वेलोसिटी बहुत कम होती है, ठीक है। तो इनका ये थर्ड असम्पशन था। अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट की, जो कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज हुआ है। ये जो आपके सामने डायग्राम दे रखा है ना, इसको बोलते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर। लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे, इसे क्या बोलते हैं? माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ठीक है। और इस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए माइकलसन को एक नोबेल प्राइज भी मिला था, तो ये बहुत खास है। देखते हैं इसका सेटअप क्या है। देखो, यहां पर एक सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है जो कि अपने अंदर से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस करता है, यानी कि सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट यहां से निकलती है, ठीक है। और फिर वो सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट इस कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ जाती है। और कॉन्वेक्स लेंस का क्या काम होता है कि वो इस एक्सिस के अबाउट इस पूरी लाइट को पैरेलल कर दिया है। सही बात है कि नहीं? तो यहां से जो लाइट निकल रही होगी वो पैरेलल टू दिस पर्टिकुलर एक्सिस होगी, ठीक है। अब इस पूरी बीम को मैं सिंपली एक रे से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, क्योंकि यार ये पूरा डायग्राम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाने वाला है अगर मैं वैसा करूंगा तो, ठीक है। तो सिंपली एक रे से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। फिर जो रे यहां से निकल रही है वो हमारे पार्शियली सिल्वर्ड पॉलिश मिरर से टकराती है, ठीक है। उसको मैं एम से रिप्रेजेंट करता हूं। इसका काम क्या होता है? एक्चुअल में इसका काम होता है कि अगर कोई भी बीम इस पर टकराएगी ना, तो उस बीम का कुछ पार्ट तो ये ट्रांसमिट कर देगी और कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट कर देगी परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन, ठीक है। देखो, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये लाइट यहां से आई तो कुछ पार्ट इस बीम का ट्रांसमिट हो गया और कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर लाइन, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एक बार इसका इंटरनल देख लेते हैं कि अंदर होता क्या है एक्चुअल में। जो ये लाइट आती है वो पहले इस पॉइंट पर रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्शन हो रहा होता है,
उसके बाद इस पॉइंट पर, ये वो मेन पॉइंट है जहां पर से लाइट का डिवीजन यानी कि स्प्लिटिंग हो रही होती है, ठीक है, ये वाला वो पॉइंट है। यहां पर एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जिसकी वजह से ये वाली लाइट यहां पे चली जाती है और फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर ये चली गई, ठीक है, और यहां से ट्रांसमिशन भी हो जाता है लाइट का। तो ये थोड़ा बहुत इंटरनल जो हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। अभी हम ये देखते हैं कि इस लाइट को मैंने सिंपली 1 से रिप्रेजेंट कर दिया है और इस वाली जो बीम निकल रही है उसको मैंने 2 से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। ये जो लाइट यहां से निकली, ये यहां से निकलते हुए मिरर M1 पर टकराती है, वापस रिफ्लेक्ट होकर वहां से उसी पाथ को कवर करते हुए वापस आती है, ठीक है। फिलहाल मैं उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत एक ऑब्वियसली सी बात है यार, ये वाली लाइन जो होगी वो इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए आएगी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सेपरेट करके इसे दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। जब ये लाइट यहां से वापस आ रही होती है तो वापस से इस मिरर पर टकराती है, तो यानी कि इस बीम का कुछ पार्ट तो ट्रांसमिट हो जाएगा और कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यही तो काम है इसका। तो मान लेते हैं ये वाला वो पार्ट है जो कि यहां से रिफ्लेक्ट हो गया है, और ऐसा ही काम इसके साथ होता है सेकंड वाली रे के साथ। देखो ये लाइट रे कह दो या बीम कह दो, जो यहां से निकली है इस M2 मिरर पे टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी पाथ से ट्रेवल होते हुए इस मिरर M पर टकरा जाती है, सही बात है कि नहीं। और ये मिरर M क्या करेगा, इस बीम का कुछ पार्ट ट्रांसमिट कर देगा और इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर देगा। उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है, ठीक है। अब ये जो दो लाइट निकल के आई है ना यहां से, ये इंटरफेरेंस हो जाता है इन दोनों बीम का, इन दोनों लाइट रे का इंटरफेरेंस हो जाता है, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं बाय टेलीस्कोप T। ये जो टेलीस्कोप है इसके अंदर हम देख सकते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न को जो कि यहां पे बन रहे होंगे। अब इंटरफेरेंस हो रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है कहीं कहीं पर डार्क फ्रिंजेस बन रहे होंगे, कहीं कहीं पर ब्राइट फ्रिंजेस बन रही होंगी, और जो कि मैंने यहां से ऑब्जर्व कर ली गई हैं, सब नई बात। तो ये पूरा सेटअप था इस पूरे इंटरफेरोमीटर का, आपको दिखाई देना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि जो दो रे यहां से निकली हैं इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस, जिसको मैं डेल्टा फाई से डिनोट कर दे रहा हूं, तो कुछ इसके बारे में हम बातें कर लेते हैं, ठीक है। ये जो फेज डिफरेंस है वो बदल सकता है, वो दो कारणों की वजह से बदल सकता है। पहला कारण क्या है, पहला कारण ये है कि अगर पाथ डिफरेंस बदल गया, इन दोनों लाइट का पाथ डिफरेंस बदल गया तो फेज डिफरेंस बदल जाएगा। समझ में नहीं आया ना, देखते हैं यार। बचपन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि डेल्टा फाई जो होता है वो होता है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, सही बात है कि नहीं। डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस, और डेल्टा फाई क्या है, फेज डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस चेंज हो गया तो ऑब्वियसली सी बात है फेज डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों लाइट अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं तो उनका पाथ डिफरेंस अलग होगा, उनके बीच में पाथ डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस आया तो फेज डिफरेंस भी आएगा, ठीक है, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस आ सकता है। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि अगर ये जो दो लाइट निकल रही है ना, ये अलग अलग वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करें अपना डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली सी बात है इनके बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस आएगा ही आएगा, सही बात है कि नहीं। अब आप बोलोगे कि ये अलग अलग वेलोसिटी के साथ क्यों मूव करेंगी, इनकी जो वेलोसिटी है, लाइट तो ये लाइट किस वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करती है, सी के साथ, तो ये सी के साथ ही तो ट्रेवल करेंगी, अलग अलग वेलोसिटी के साथ इस वजह से ट्रेवल करेंगी क्योंकि यहां पर एक वेलोसिटी v है, मान लेता हूं ये क्या है, ये है ईथर विंड। इस ईथर विंड की वजह से ये जो लाइट है वो अलग अलग वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करेंगी। समझ में नहीं आया ना। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल की मैं हेल्प लेता हूं। मान लेते हैं यार दो लौंडे हैं और बाइक चला रहे हैं कुछ इस प्रकार, देखो, नहीं ऐसे नहीं चला रहे बाइक, नहीं भाई ऐसे नहीं, जो नॉर्मल इंसान चलाता है ना बाइक वैसे ही चला रहे हैं। देखो जैसे कि मान लेते हैं ये बाइक है और यहाँ पर आगे बैठा हुआ है, मान लेते हैं अभिषेक, पीछे बैठा हुआ है फराज, ठीक है, यहाँ पे ये फराज बैठा हुआ है, ठीक है, और ये बाइक रौंदा रहे हैं, मान लेते हैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चला रहे हैं, और बाहर खड़ा है रोहन, और रोहन ये कह रहा है कि यार आज हवा नहीं चल रही है। कहने का मतलब ये है कि एयर की विंड वेलोसिटी 0 है, बट दूसरी तरफ फराज बोल रहा है कि यार बहुत तगड़ी हवा चल रही है आज तो। भाई हवा तेज नहीं चल रही है, तुम्हारी बाइक तेज चल रही है, इस वजह से बाइक जो हवा है ना उतनी ही स्पीड से 80 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है। समझ में आई, मतलब ये बाइक तेज चल रही है इस वजह से इसे लग रहा है कि हवा तेज चल रही है इस डायरेक्शन में विद सेम वेलोसिटी
इक्वल्स टू बाइक की वेलोसिटी। अगर ये अज्यूम कर लेता हूं कि बाहर कोई हवा नहीं है तो, जो कि रोहन ने बताया अभी, सही बात है कि नहीं। अभी एक और बार चीज समझते हैं, इसको सही से समझते हैं, ठीक है। यही केस है यहां पर जो हो रहा है। मान लेता हूं मैं भगवान का बेटा बन चुका हूं और सूरज के पास कुर्सी डाल के बैठा हुआ हूं। मान लेते हैं ये कुर्सी है और यहां पर ही सूरज है, मैं यहां पे बैठा हुआ हूं। मेरे सामने से अर्थ जा रही होगी कुछ इस तरीके से, देखो जा रही है, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, अर्थ जो है 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मेरे सामने से निकलती हुई जाएगी। और हमने ये अज्यूम कर ही लिया है कि यहां पर क्या है, ईथर। तो ईथर की विंड वेलोसिटी कितनी होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ये अर्थ जा रहा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसकी विंड वेलोसिटी होगी, और वो सेम वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी के साथ हमारा अर्थ मूव कर रहा है। सही बात है कि नहीं। तो ये क्या है, ये विंड वेलोसिटी है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 30 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ में बात, जो कि होती है स्पीड ऑफ अर्थ, आप जानते ही हो, ठीक है। अब आपको ये मालूम पड़ गया, मैंने इसकी डायरेक्शन लेट कर ली है कि ये डायरेक्शन में विंड वेलोसिटी, ईथर की विंड वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूं कि यार हम क्या बात कर रहे थे, फेज डिफरेंस की बात कर रहे थे। फेज डिफरेंस निकालना इन दोनों लाइट के बीच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग टाइम डिफरेंस निकाल लेते हैं इन दोनों लाइट के बीच में। दो टाइम डिफरेंस निकालने का मतलब क्या, कि कौन सी लाइट पहले पहुंची है और कौन सी लाइट बाद में पहुंची है। अगर मुझे मालूम पड़ गया कि कोई लाइट इनमें से है ऐसी जो कि पहले पहुंची है, या कोई लाइट ऐसी है जो कि बाद में पहुंची है, तो टाइम का डिफरेंस होगा। अगर टाइम का डिफरेंस है तो ऑब्वियसली सी बात है, दोनों वेव के बीच में फेज का डिफरेंस आएगा ही आएगा। अगर फेज का डिफरेंस आया तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर इंटरफेरेंस होगा, और उस इंटरफेरेंस के पैटर्न को मैं रीड कर लूंगा, ठीक है। उस इंटरफेरेंस को मैं देखूंगा, उसको रीड कर लूंगा सही से, ठीक है। समझ में आई बात। तो देखो एक काम करते हैं, टाइम का डिफरेंस निकालते हैं इन दोनों के बीच में। टाइम का डिफरेंस निकालने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि यहां से जो रे निकली है ये वाली, ये यहां से लेकर यहां तक पहुंचते समय इसने t1 डैश टाइम लिया, यानी कि t1 डैश वो वाला टाइम है कि जो लाइट यहां से निकली है और यहां तक पहुंची है। खुद सोच के बताओ कि लाइट ऑफ द स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ द लाइट क्या होती है, c होती है। तो ये डिस्टेंस इसने कितना कवर किया होगा, c इंटू t1। और याद रखना कि ये पूरी चीज मैं बाहर से देख रहा हूं, ईथर के रेस्पेक्ट में से देख रहा हूं इन सब चीजों को, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जब मैं बाहर से देख रहा हूं तो जितने समय में ये वाली लाइट यहां से यहां तक पहुंचेगी, उतने ही समय में ये पूरा का पूरा मेरा डिवाइस आगे भाग जाएगा विद वेलोसिटी v इन टाइम टेकन t1। सही बात है कि नहीं। उसी समय पे ये पूरा डिवाइस आगे भाग जाएगा विद वेलोसिटी v। सही बात है कि नहीं, क्योंकि अर्थ हमारा मूव करता जा रहा है और मैं तो बाहर से मेजर कर रहा हूं ये सब चीजें। सही बात है कि नहीं। तो टोटल डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया होगा वो क्या होगा, L1 प्लस v इंटू t1। सही बात है कि नहीं, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन, और इसकी वेलोसिटी क्या सेटअप की, v, और टाइम टेकन क्या है, t1 डैश, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, जो इसने एक्चुअल में लेंथ ट्रेवल किया है ct1 के बराबर, तो L1 प्लस vt1। सही है। यहां से जरा t1 की वैल्यू जल्दी से निकालो, क्या होगी, L1 अपॉन c माइनस v। तो ये t1 डैश है, और t1 डैश वो टाइम है जिसमें कि लाइट यहां से निकली है और यहां तक पहुंची है। अब यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में जा रही होगी, सही बात है कि नहीं। अब इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसने मान लेते हैं t2 डैश, t1 डबल डैश बोलते थे, t1 डबल डैश वो टाइम है जब लाइट यहां इस वाले मिरर से इस वाले मिरर तक पहुंची है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है। तो मुझे बताओ कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा इसने, t1 डबल डैश इंटू c। सही बात है कि नहीं, जो कि किसके बराबर होगा। अब ये बताओ कि मैं तो बाहर से देख रहा हूं, तो इसने कितना डिस्टेंस एक्चुअल में ट्रेवल किया, L1 माइनस v इंटू t1 डबल डैश। क्यों, क्योंकि देखो इतना डिस्टेंस से कम ट्रेवल करना पड़ा, क्योंकि ये पूरा डिवाइस आगे की तरफ बढ़ गया vt1। सुन में बात, vt1 ये वाला डिवाइस आगे की तरफ बढ़ गया, तो इस लाइट को इस डायरेक्शन में कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, कितना कम, vt1 डबल डैश। में बात, और ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो L1 माइनस vt1 के बराबर होगा t1 डबल डैश। तो यहां से t1 डबल डैश निकालो तो क्या आएगा, ये आएगा L1 अपॉन c प्लस v के बराबर। तो ये टोटल टाइम निकाल लेता हूं कि जितने टाइम में ये जो लाइट यहां से निकली है वो यहां से गई और वापस आ गई, ठीक है। टोटल टाइम क्या होगा, t1 डैश प्लस t1 डबल डैश। तो मैं कहीं यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है, t1 डैश प्लस t1 डबल डैश, जिसको मैं t1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, बराबर होगा L1 अपॉन c माइनस v प्लस L1 अपॉन c प्लस v। आप तुरंत की तुरंत अपनी कॉपी पे लिखते रहना, मैं मिटा देता हूं क्योंकि यार मुझे थोड़ी स्पेस की जरूरत पड़ रही है, ठीक है।
तो इसको जरा सॉल्व करो, ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने सिंपली एलसीएम लिया है, L1 बाहर कॉमन ले लिया है, तो सी प्लस बी प्लस सी माइनस बी, ये बी से बी कैंसिल हो गया तो 2c बचेगा ऊपर, 2cl1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से सी स्क्वायर कॉमन ले लो, ये काफी ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। तो सी स्क्वायर जब कॉमन ले लूंगा तो एक सी कट जाएगा ऊपर से, तो 2l1 बाय सी इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये क्या है डेल्टा टी के बराबर है, इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया डेल्टा टी, सिंपली T1 बोल देता हूं इसे ना, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ L1, सही है कि नहीं। ये वो समय है जिस समय पे ये लाइट यहां से निकली और यहां से वापस आ गई, ऐसे ही मैं काम करने वाला हूं इसके साथ, ठीक है। तो देखो खुद सोचो कि जब ये लाइट यहां से निकलेगी, देखो ये जो एग्जांपल है यहां से दिखाई दे रहा है, ये वाला जो चीज है वो यहां पे दिखाई दे रही है, जितने समय पे ये वाली लाइट जो है यहां से निकली, जितने समय पे ये यहां से यहां तक पहुंचेगी ना, उतने समय पे मेरा ये पूरा डिवाइस आगे की डायरेक्शन में विद वेलोसिटी भी चले जाएगा, ठीक है। मान लेता हूं t2 डैश समय पे ये वाली लाइट यहां से लेके यहां तक पहुंची, ठीक है। तो t2 डैश इनटू c, हम जानते हैं c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये क्या होगा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है c इनटू टाइम टेकन क्या है t2, हमने लेट कर दिया है, t2 इज द टाइम टेकन जिसमें ये यहां से यहां तक पहुंचा है, तो ऑब्वियसली सी बात है ये क्या होगा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ct2, सही बात है कि नहीं। और जितने समय पे ये यहां से लेके यहां तक पहुंचेगा उतने समय पे ये मेरा पूरा सिस्टम m2, ये आगे वाला ये चीज ये पूरा सेटअप आगे की डायरेक्शन में बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ेगा, इसकी वेलोसिटी तो v थी, तो v इंटू t2 डैश बोल देता हूं ना, तो t2 डैश इतना डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा। और ये तो मैं जानता हूं ये क्या है लेंथ है L1, L2 बोल रहा है ना मैंने इसे, तो L2 बोल दो इसे, सही बात है कि नहीं। अब यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो देखो ct2 डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू vt2 डैश स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, यहां से एक काम करो इसको जरा सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा अपना t2 डैश स्क्वायर निकालने की कोशिश करो, तो c स्क्वायर t2 डैश स्क्वायर, तो यहां से c स्क्वायर t2 डैश स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, माइनस b स्क्वायर इंटू t2 डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा L2 स्क्वायर। तो यहां से निकल के आ रहा है t2 डैश स्क्वायर, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप भी कर लो यार, t2 निकल जाएगा L2 अपॉन अंडर रूट c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां से c स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं ना, तो c बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो इस तरीके से ये t2 डैश निकल के आ गया। तो ये वो समय था जिस समय पे जो ये लाइट निकली है वो यहां से यहां पे पहुंची है, और एग्जैक्टली इतना ही समय लगेगा कि लाइट यहां से यहां तक पहुंच जाए, सही बात है कि नहीं। तो इसका मैं 2 टाइम कर दूंगा, तो मुझे पूरा टोटल टाइम मिल जाएगा जिस समय में ये वाली लाइट यहां से ऊपर गई है और ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आई है। तो t2 डैश निकल आया मेरा। इन दोनों टाइम का डिफरेंस निकाल लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर इन दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस हुआ तो ऑब्वियसली सी बात है कि फेस में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, और उस फेस डिफरेंस के अकॉर्डिंग यहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न बनेंगे। तो डेल्टा टी बोल देता हूं उसको, डेल्टा टी क्या होगा इन दोनों में डिफरेंस, तो क्या होगा मान लेता हूं ट्वाइस ऑफ L अपॉन C, 2L2 अपॉन 2L1 बाई C अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ L2 बाई C अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। यहां से एक काम करो, इसको मैं अब इसे मिटा देता हूं, उसका कुछ काम नहीं है, डेल्टा टी को यहां पर लिख देता हूं ना, तो ये आ जाएगा 2 बाई सी कॉमन ले लिया, L1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस L2 अपॉन बी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक बहुत आसान सी चीज है, आपको समझ में आई होगी। तो डेल्टा टी अपने पास निकल आया। अब हमने क्या किया है कि इस पूरे सिस्टम को 90 डिग्री में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दिया है, जिसकी वजह से ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये ऊपर पहुंच गया, ये मिरर M2 इधर पहुंच गया, ये M1 इधर पहुंच गया, और ये इस डायरेक्शन में पहुंच गया, ये आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो L2 लेंथ थी अब ये L2 लेंथ बन चुकी है, और ये जो L1 लेंथ थी अब ये L1 लेंथ बन चुकी है। अब इस केस में आपको निकालना है चेंज इन टाइम, जो रेज यहां से निकल के आ रही होंगी इंटरफेरेंस करने के लिए इन दोनों के बीच में चेंज इन टाइम आपको निकालना है। आप बोलोगे कि क्यों रोटेट करा है इसको 90 डिग्री में, इस बात का जवाब आपको मिलेगा, देखना तुम, ठीक है। जब आप चेंज इन टाइम निकालोगे वही प्रोसीजर से जो मैंने यहाँ पे अपनाया था, तो आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो टाइम डिफरेंस है वो 90 डिग्री घुमाने की वजह से चेंज हो चुका है, समझ में आई बात, जिसकी वजह से मैं ये बोल सकता हूं कि जो डेल्टा फाई यहां पे था उसको अगर मैं ओल्ड बोल दूं तो ये डेल्टा फाई म्यू वाला है, यानी कि फेस डिफरेंस 90 डिग्री रोटेट कराने की वजह से चेंज हो चुका है।
अब इसके इस फेज डिफरेंस के रेस्पेक्ट में, इस फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग ये वाला इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनने थे। अब क्योंकि फेज डिफरेंस भी चेंज हो गया है, जिसकी वजह से अलग इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेंगे, यानी कि अलग इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। समझ में आई बात? यानी कि इंटरफेरेंस पैटर्न चेंज हो रहा है, यानी कि शिफ्टिंग हो रही है इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर। समझ में आ रही है बात? यानी कि अगर मैं डेल्टा एन शिफ्ट इन इंटरफेरेंस पैटर्न कह दूं तो ये बराबर होता है डेल्टा टी डैश माइनस डेल्टा टी अपॉन टाइम पीरियड ऑफ द वेव। ये इसके बराबर होता है। टाइम पीरियड ऑफ द वेव मतलब ये देखो, ये जो वेव यहां से डाली है ना, उसका टाइम पीरियड टी है, यानी कि एक वेव कंप्लीट करने में वेव को कितना टाइम टेकन लगा उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल टी से। यानी कि अब डेल्टा एन क्या है? शिफ्ट इन इंटरफेरेंस पैटर्न, जिसको मैं टेलीस्कोप से देख सकता हूं। यानी कि मुझे अगर दिखाई दे गया कि इंटरफेरेंस पैटर्न चेंज हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा एजम्पशन सही था। एजम्पशन क्या था? कि ईथर एग्जिस्ट करता है, तभी तो हमने ये सब काम किया है। सीधी सी बात है, ठीक है। तो एक बार हम डेल्टा टी डैश माइनस डेल्टा टी को निकाल ही लेते हैं, क्योंकि काम आने वाला है, देखना अभी। तो डेल्टा टी डैश क्या होगा? ये है हमारे पास, तो 2/c तो कॉमन आ ही जाएगा, तो माइनस का L2 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस L1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ये L1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस L2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ा बहुत कॉमन ले लो, क्या आएगा देखो कॉमन। ये दोनों में एलसीएम आ रहा है, तो माइनस का L2 प्लस L1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सही बात है कि नहीं? यहां से क्या आ रहा है? L1 प्लस L2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। आपको ये समझ में आ रहा है? ये किसके बराबर है? डेल्टा टी डैश माइनस डेल्टा टी के बराबर, ठीक है। और डेल्टा टी डैश माइनस डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी अगर मैं कर दूंगा टाइम पीरियड, ये किसके बराबर आएगा? शिफ्टिंग डेल्टा एन के बराबर। यानी कि डेल्टा एन का कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है, यानी कि इंटरफेरेंस पैटर्न में कुछ ना कुछ शिफ्टिंग तो होगी, जिसको मैं रिकॉर्ड कर लूंगा बाय टेलीस्कोप। सही बात है कि नहीं? तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है। जब हमने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हमने देखा, एक्सपेरिमेंट किए 50 साल तक अलग अलग लोकेशन पर दिन और रात अलग अलग सीजन्स में इस एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट करा गया, तब ये पाया कि जो पैटर्न बन रहे थे ना, इंटरफेरेंस पैटर्न टच से मस नहीं हो रहे थे। यानी कि इसका इंटरफेरेंस पैटर्न चेंज हो ही नहीं रहा था। यानी कि डेल्टा टी डैश यानी कि डेल्टा एन की वैल्यू 0 आ रही थी हर बार डेल्टा एन की वैल्यू 0 आ रही थी, यानी कि शिफ्ट नहीं हो रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न में। और डेल्टा एन की वैल्यू 0 का मतलब क्या है? डेल्टा टी डैश माइनस डेल्टा टी भी 0 होंगे। डेल्टा टी डैश माइनस डेल्टा टी 0 कब होंगे? जब v की वैल्यू 0 होगी। कैसे? देखो जरा, देखो v की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा 0, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा 0 होगा, ये पूरा 0 हो गया। L1 प्लस L2 माइनस L2 प्लस L1 एक ही बात है, तो ये 0 हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है? जब v की वैल्यू 0 होगी तभी हमारा डेल्टा टी डैश माइनस डेल्टा टी 0 होगा, तभी हमारा डेल्टा एन 0 होगा, तभी हमारे इंटरफेरेंस पैटर्न में शिफ्टिंग नहीं होगी। ठीक है, समझ में आई बात आपको? अगर v की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या है? यानी कि विंड वेलोसिटी 0 है, ईथर की विंड वेलोसिटी 0 है। ये कब हो सकता है? 2 केस में हो सकता है भाईजान। पहला केस तो ये है कि विंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, और दूसरा केस आप ये कह सकते हो कि अगर विंड की वेलोसिटी मान लेते हैं अर्थ के साथ साथ विंड जा रही है, ईथर की विंड अर्थ के साथ साथ मूव कर रही है, तब तो v 0 होगा। सही बात है, v 0 होगा। बट यार हमने एक्सपेरिमेंट 50 साल तक किया, कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आया होगा जब ईथर की वेलोसिटी अलग हुई होगी, कभी ना कभी ऐसा तो टाइम आएगा, तो जिसकी वजह से डेल्टा एन यानी कि इंटरफेरेंस में कुछ ना कुछ शिफ्टिंग आई होगी। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब ये निकल के आया कि वेलोसिटी जो होती है वो 0 होती है, जिसकी वजह से विंड, ईथर विंड एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसको हम बोलते हैं द नल रिजल्ट ऑफ माइकलसन एंड मोरलेस एक्सपेरिमेंट। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मिलते हैं यार अपनी अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय विद हाई फाई।